नमस्कार बच्चों, आज हम परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। यह एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग है। क्लियर, एक हम देख चुके हैं, ये दूसरा है। तो यह क्वेश्चन कैसे आता है कि एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, या फिर दूसरे रूप में ऐसा भी आ सकता है ये कि एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, या फिर यही ऐसा भी आ सकता है कि परिनालिका के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ओके, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान μ0 Ni होता है, सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से इन सारे फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकते हैं और दूसरे फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं परिनालिका क्या है, परिनालिका क्या है और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार कि परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है जो किसी विद्युत रोधी पदार्थ, जैसे हम विद्युत रोधी पदार्थ से मतलब होता है चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस, ये सब जो होते हैं, इन पर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे बनाकर या लपेटकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से बन सकता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा आपको बताया है। ये देखिए, मान लो ये हम ऐसा ये देखते हैं, इसको मैंने एक लंबी बेलनाकार हेलिक्स के रूप में मैंने ले लिया है। ये विद्युत रोधी पदार्थ है सपोज़। तो इसमें तार को इस प्रकार से लपेट कर बनाया जाएगा। एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। तो इसमें इस तरह से ये जो टर्न्स हैं, इन्हीं को फेरे कहा जाता है। 1, 2, इस तरह से जो जितने भी ऐसे घुमाए जाते हैं इनको फेरे कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि इस तरह से बनाया जाता है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर परिपथ, इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए परिपथ फिर बनाया जाता है। क्लियर, चलिए आगे फिर देख। मैंने जो अभी आपको बताया उस चीज़ को हम इस तरह से इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए आप, यह एक परिनालिका है ना, और इस प्रकार से यहाँ से हम धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह से यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये तांबे का तार जो हम इस विद्युत रोधी पदार्थ पर लपेटे हैं, ये चीज़ दिख रहा है। और इसमें यह जो रहता है यहाँ, ये कैसे रहेंगे, ये मान लो ये बेलनाकार ये है विद्युत रोधी पदार्थ, इसमें जो तार रहेंगे वो इस तरह से ऐसे जैसे अभी आपने देखा इस तरह से ऐसे लपेटे रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ को दिखा रहा है आपको। इस साइड का चीज़ को ये शो हो रहा है, लेकिन इस साइड का चीज़ जो है, इस साइड जो इनके जो फेरे हैं तांबे के तार के, वो चीज़ यहाँ पर शो नहीं है। सामने की साइड का यहाँ पर शो हो रहा है। क्लियर, ये चीज़ है यहाँ पर। एक चीज़ यहाँ पर हम और देखेंगे और फिर आगे इसके लिए हम निकालेंगे डेरिवेशन। तो ये जो चीज़ यहाँ पर शो है, उसी चीज़ को हम इस तरह से, इस प्रकार से हम इस कुंडली को दर्शा सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर एक सिरा है जहाँ से धारा I प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ये चूँकि यहाँ पर दूर दूर आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको इस प्रकार से पास रूप में यहाँ पर एक्चुअल में रहता है ये। ठीक है, तभी धारा प्रवाहित होती है। और जब यहाँ पर धारा, जैसे मान लो हम प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी, तो इस तरह से देखिए आप, इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर आप देखिए इस डायरेक्शन में धारा आया, फिर इस तरह से, फिर आप ये देखिए इस प्रकार से हर एक जो कुंडली के जो टर्न्स हैं उनमें इस प्रकार से ये धारा, ये तो हमको ये जो शो हो रहा है वो ये वाला, ये वाला है। और ये वाला जो हिस्सा है वो बैक साइड में है, इस साइड में है, जो हमको शो नहीं हो रहा है, इस तरफ का ही शो हो रहा है। क्लियर, अब बात ये आती है कि यहाँ पर हमको पता है कि हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पड़ रहे हैं, है ना। तो जब किसी भी चालक में
या परिनालिका में हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको पता है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं हमको यहाँ पर इस तरह से हमको दिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से, इस दिशा से, इस तरह से हमको ये चुंबकीय बल रेखाएं दिख रही हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो इस प्रकार से रहेंगी। ठीक है, इधर S से N की तरफ इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दिखेंगी। ओके, अब यहाँ पर केंद्र पर तो अंदर पर, यहाँ पर परिनालिका के अंदर में यहाँ ये चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो इस अंदर वाले हिस्से में चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान रहेगा। और इधर आप देखिए, ये जो है इस प्रकार से बाहर में ये इस तरह से ये वक्र कर्व के फॉर्म में है। इधर भी देखिए आप, इस कर्व के फॉर्म में है। तो इनका डायरेक्शन इस प्रकार से होगा यहाँ पर। और इधर अगर हम बात करेंगे तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इधर भी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ऐसे इस तरह से इधर भी ये इस फॉर्म में हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ से ऐसे इस फॉर्म में निकलेंगे। तो हम उन सब बातों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना ही हमको देखना है कि किस प्रकार से इधर से इस दिशा में यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी, और यहाँ पर ये ऊपर में और ये बाहर में इस तरह से दोनों अप और डाउन में इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पर दिखेंगे। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जब चुंबकीय बल रेखा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि यह परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ओके, तो कैसे व्यवहार करता है, कैसे हम उस चीज़ को पहचानेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये ऐसा वृत्ताकार फॉर्म में ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर धारा जो है, देखिए आप, यहाँ जो धारा जो है इस तरह से ऐसा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर खड़े हैं, इस वाले पोजीशन में हैं, यहाँ पर इस वाले में है, इस साइड से अगर हम देखते हैं तो हमको ये धारा प्रवाह की दिशा कैसे दिखेगी, क्लॉकवाइज दिखेगी। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज दिख रही है। और इस साइड अगर हम रहते हैं, इधर से अगर देखते हैं तो हमको कैसे दिखेगी, यहाँ से धारा प्रवाह की दिशा यह जो है कैसे लगेगी, हमको एंटी क्लॉकवाइज लगेगी। तो जहाँ से क्लॉकवाइज लगती है वो वाला हिस्सा जो है वो एस ध्रुव कहलाता है, और जिधर से हमको विद्युत धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वह सिरा जो है वह क्या हो जाएगा, एन ध्रुव हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, ये धारा की दिशा ऐसे जा रही है, यानी कैसी हो गई, वो क्लॉकवाइज हो गई, तो ये एस ध्रुव हो जाएगा। इधर पर आप अगर देखेंगे तो ये एस ध्रुव है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एन ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर हम जिस तरफ से हम देखते हैं और धारा का प्रवाह हमको क्लॉकवाइज दिखता है, तो वो वाला हिस्सा जो है वो वाला ध्रुव एस ध्रुव हो जाएगा। और दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं जहाँ से धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज हमको दिखे, तो वो हो जाता है एन ध्रुव हो जाता है। क्लियर। ये चीज़ इस कारण से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कौन सा सिरा एन है, कौन सा सिरा एस ध्रुव है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। ओके, आपको यहाँ पर ये चीज़ जानना ज़रूरी था। और एक चीज़ और है, यहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए, यदि सपोज़ हम इस परिनालिका की लंबाई एल लेते हैं, ओके, और इसकी जो त्रिज्या देखेंगे हम, वो ये वृत्ताकार रूप में होगा, ऐसा मैंने अभी बताया, इस फॉर्म में होगा ये सारे जो है ये है ना। तो ये जो है इनकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, ये वाला, यह व्यास कहलाएगा। यहाँ केंद्र से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो ये जो परिनालिका की लंबाई है वह त्रिज्या की लंबाई की तुलना में बहुत ही परिनालिका की त्रिज्या उसकी लंबाई की तुलना में बहुत ही नगण्य होती है। आप देख रहे होंगे ये जो लंबाई है वह
अधिक है और ये जो त्रिज्या है यह कैसी है, ये परिनालिका की त्रिज्या वह छोटी है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक आइडियल जो सोलेनोइड है उसके जो त्रिज्या है उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, ये तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब हम जो क्वेश्चन हमको पूछा जा रहा है उसका हम आंसर किस प्रकार से देंगे, इस चीज़ के लिए अब हम करते हैं। ठीक, आप इसको भी बना सकते हो। उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो हम इस तरह से हम ये डायग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से ये जो हमने अभी ये सारा जो देखा ना, उसी का ही सांकेतिक रूप में हम यहाँ पर ये बना दिए। तो ये परिनालिका के ये बाउंड्री लाइन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये सर्कल है और इसमें क्रॉस है। सभी में देखिए यहाँ पर सर्कल और क्रॉस, इधर सर्कल और यहाँ पर डॉट है। तो यहाँ ये जो सर्कल में क्रॉस जो दिख रहा है वहाँ से ये शो होता है कि ये धारा यहाँ पर से प्रवेश कर रही है। यहाँ पर जो ये ऐसा है ना, उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शा रहा है। ये मैंने कहा था ना यहाँ पर ये उसका सांकेतिक फॉर्म है करके। तो धारा यहाँ से प्रवेश कर रही है, क्रॉस का मतलब है परिनालिका में। और जहाँ पर डॉट है, सर्कल और डॉट, यहाँ पर देखिए यहाँ से धारा बाहर की तरफ हमको निकलते हुए शो हो रही है। क्लियर, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। अब हम देखते हैं हम क्या करते हैं। मैंने कहा अब हम डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम स्मॉल n ले लेते हैं। इसमें प्रवाहित धारा का मान हम I ले लेते हैं। तब जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो यह परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर, तभी तो इधर S और इधर N। और कैसे पहचानना है मैंने आपको बताया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट के उसके अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो मैंने आपको ये अभी जो बता रही हूँ ये आपको मस्ट है लिखना। और उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि परिनालिका के अंदर, यहाँ पर परिनालिका के अंदर आप देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर एक समान दिख रही है। और परिनालिका के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इधर आप देखिए इस सब तरफ बाहर एरिया में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह 0 होगा। ओके, अंदर में एक समान और बाहर में 0। इन चीज़ों को आपको समझना है और यही चीज़ हम अभी आगे करेंगे। क्लियर। अब हम परिनालिका के अंदर इस वाले जगह में हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, कोई भी पॉइंट पे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसके परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान निकालने के लिए एक छोटा सा हम एम्पियर लूप लेते हैं। जैसे हम गॉसियस पृष्ठ लेते थे ना वहाँ गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में, वैसे ही हम यहाँ पर एम्पियर परिपथी नियम के अनुप्रयोग में हम किसी भी फॉर्म में किसी भी साइज़ का हम कोई भी लूप लेंगे। यहाँ पर हम कैसा लिए हैं, हम यहाँ पर आयताकार लूप ABCD इसको कल्पना करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो AB और ये CD भुजा है वह साइड इस परिनालिका के अक्ष के समानांतर है। दिख रहे होंगे आप, दिख रहा है आपको। और ये BC और ये AD यह परिनालिका के अक्ष के लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में है। क्लियर। ये चीज़ आपको समझना है और यही चीज़ आगे डेरिवेशन में काम आएगा। एक बार और रिपीट देख लीजिए। हम ABCD की आयताकार लूप की या एम्पियर लूप की यहाँ पर कल्पना किए हैं। यहाँ पर इस लूप की AB और CD भुजाएं इस परिनालिका के अक्ष के समानांतर है और BC और AD भुजाएं इस परिनालिका के अक्ष के लंबवत है। ओके, समानांतर में कितने अंश का कोण होता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हम जैसे इसके पहले भी देखे हैं कि जैसे ये जो आयताकार हम ये लूप लिए हैं, यानी यह जो है यह एक ऋजुरेखी चालक या एक लंबी सीधी तार, दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये
जो ऋजुरेखी चालक हैं या ऋजुरेखी तार हैं उनसे यह मिलकर बना है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसके पहले हम जो एम्पियर का परिपथी नियम देखे हैं वहाँ पर क्या होता है कि हम ये वहाँ पर वह जो है एम्पियर का परिपथी नियम केवल एक स्ट्रेट लाइन के लिए है ना। तो ऋजुरेखी चालक के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें, वैसे ही हमको यहाँ पर करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि इनके ये आमने सामने की भुजा है, इनकी जो मान है वो x के रूप में है, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो x के रूप में है और ये जो है वो हम y के रूप में हम ले सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को याद रखना है कि ए बी इस बी के हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसा इस दिशा में बल रेखाएं क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में यह जा रही हैं। तो आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और इस ए बी की दिशा इधर है और ये दोनों जो हैं हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली लाइन है उसका हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे DL। तो DL और ये B दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, है ना। और ये BC और यहाँ पर मैंने बताया कि AB की जो यहाँ पर जो भाग लिए हैं, एक अल्पांश लिए हैं DL और ये B, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है। कैसे दिख रहे हैं आप देखिए, इस तरह से हैं ये समानांतर। तो क्या इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितना होगा, थीटा की वैल्यू 0 ले लेंगे। 0 आएगा कि नहीं, पैरेलल फॉर्म में है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। और इस वाले में देखिए ये जो BC है वो कैसा है, इस तरह से है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा यह जो है क्या हो जाएगा, ये B हो गया और ये BC हो गया ये वाला। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। सेम कंडीशन BC और DA के लिए होगा और AB और CD के लिए क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो आगे फिर हम देखते हैं। तो इस प्रकार फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हम लोग थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 90 हम कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ पर B और DL, ये जो B जा रहा है B और ये जो DL है, यह जब एक दूसरे के समानांतर हैं तो थीटा की वैल्यू 0 और B और DL एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर फॉर्म में है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब हम इस आयत के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकालते हैं। क्लियर। वो क्या होगा वो चीज़ देखते हैं अब। चलिए, एक आयत ABCD यानी आयताकार लूप ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखी समाकलन देखते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर वेक्टर B डॉट DL इक्वल्स टू वे जो आयत है इनका पहले हम AB का लेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, है ना। तो लीनियर इंटीग्रेशन है तो वेक्टर B डॉट DL इंटीग्रेशन ऑफ A टू B इस लाइन के लिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B टू C इस वाले लाइन के लिए, है ना, इस वाली भुजा के लिए, मतलब ये कह सकते हो वेक्टर B डॉट DL। सभी में हम छोटी छोटी हम ये जो DL है वो अल्पांश लिए हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ C टू D DL प्लस इंटीग्रेशन ऑफ D टू A, यहाँ B होगा B डॉट DL, यहाँ पर भी वेक्टर B डॉट DL होगा। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और हमको एम्पियर का परिपथी नियम पता है। यहाँ देख लीजिए आप, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट DL इक्वल्स टू μ0 I होता है ना। उसी के ही लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हम टर्म है वो लिए, ठीक। ये अभी हमको यूज़ नहीं करना है, आगे हम यूज़ करेंगे। क्लियर। तो अब एक एक करके मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले वाले को हम देखते हैं
इस ए बी साइड के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वेक्टर बी डॉट डी एल के लिए आप देखिए डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि दो सदिशों के का यह अदिश गुणनफल है। तो आपको पता होगा वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो ए टू बी इसको शो कर रहा था, आगे जब करेंगे हमको वो चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है ए टू बी लिखने की। तो बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी, वेक्टर बी और ये जो डी एल है वेक्टर डी एल दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और आपको पता होगा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 1। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, b जो है वह इस इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो हम इस तरह से, और dl के रिस्पेक्ट में होगा, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो dl होगा वो क्या होगा, आप देखिए, यह जो dl होगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, यह क्या होगा, इस जो लंबाई, ये जो लंबाई है AB, मतलब इस भुजा की लंबाई है वो उसी को शो कर रहा है ना। इस भुजा की लंबाई हमने क्या लिया है, x लिया है, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर उस वैल्यू को हम रख सकते हैं। तो फाइनली हमको ये मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b वेक्टर b डॉट डी एल इक्वल्स टू b इंटू एक्स। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे दिए। ओके, आगे फिर दूसरे भुजा के लिए हम देखते हैं। तो आप देखिए सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ b टू c इक्वल्स टू b डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन b डी एल कॉस थीटा। आप देखिए यहाँ पर ये जो b है और ये BC, ये कैसे हैं, BC की भुजा की लंबाई हम क्या लिए हैं, अल्पांश के रूप में dl लिए हैं इसका। तो वह जो है वहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वेक्टर b पैरेलल होगा dl के, तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ b डी एल कॉस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन ऑफ b टू c इक्वल्स वेक्टर b डॉट डी एल की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो cos 90 रखते हैं 0, तो ये सारा टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 0 हो जाएंगे। इसको हम 3 दे देते हैं। क्लियर। अब आज अगले साइड के लिए हम देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ C टू D वेक्टर B डॉट डी एल। ठीक है, अब बी डी एल इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए यहाँ कि यह कैसा है, ये सी डी जो है इस बी के समानांतर है, यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक, वो तो बात है, लेकिन यह कैसा दिख रहा है, इस परिनालिका के बाहर दिख रहा है। तो परिनालिका के बाहर है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वहाँ पर इस वाले हिस्से में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। क्लियर, इस बात को हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये तो होगा कि वेक्टर b पैरेलल है dl, यानी थीटा की वैल्यू 0 होगी। बट यह जो यहाँ पर ये जो CD है वह परिनालिका के बाहर है, इस वजह से b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं। ओके, इसको हम थर्ड दे देते हैं। सॉरी, ये थर्ड का ये फोर्थ इक्वेशन है। फिर हम फोर्थ साइड पे जाते हैं, D टू A पर वेक्टर B इंटीग्रेशन ऑफ D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL।
तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यह डी ए है वह इस बी के कैसा है, परपेंडिकुलर फॉर्म में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगी। देखिए वेक्टर बी परपेंडिकुलर डी एल, देयरफॉर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बी की वैल्यू ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। इसको हम 5th दे देते हैं। अब ये सारे जो हमको वैल्यूज़ मिली है, ये चारों को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब चलिए हम इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 में जब हम इनकी वैल्यू रखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था, मैं एक बार लिख देती हूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी टू सी वेक्टर बी डॉट डी एल, सॉरी प्लस है ये, प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी वेक्टर बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन, लिमिटेशन है डी टू ए वेक्टर बी डॉट डी एल। आप देखेंगे यहाँ पर जब हम इनकी वैल्यूज़ रखते हैं, इसकी वैल्यू b इंटू एक्स आ जाती है, इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। कैसे आया 0 हमने अभी देखा यहाँ पर। अब फाइनली हमारे पास वेक्टर b डॉट डी एल इक्वल्स टू बी एक्स, ये हमको मिल गया। एम्पियर लूप, जो हम आयताकार एम्पियर लूप लिए थे, उस एम्पियर लूप में हम यहाँ पर इस रिजल्ट तक पहुँचे। क्लियर। इसके बाद हमको आयताकार लूप में जो प्रवाहित धारा है उसके ज़रिए उसमें कितने फेरों की संख्या है उसके हिसाब से फिर हम आगे देखते हैं, फिर उस हिसाब से हम एम्पियर के नियम को लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, हमने जो आयताकार लूप जो लिया है, ए बी सी डी में फेरों की संख्या हम क्या लेते हैं, n लिए थे। वो क्या था, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी वो, है ना। और इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और प्रति एक सभी उन साइड्स का जो लंबाई है वो कितना है, x है। तो आयताकार लूप में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू एक्स हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर इस आयताकार लूप में प्रवाहित धारा कितनी है, I है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि आयताकार लूप ए बी सी डी में सी डी द्वारा, यह वक्र हो गई, सी डी द्वारा घिरी धारा, यही है ना स्टेटमेंट एम्पियर नियम का। तो n इंटू एक्स इंटू आई, ये इनके साथ मल्टीपल हो जाएगा। ऐसे ही तो हो रहा है ना, वहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम एम्पियर का परिपथी नियम को लिख सकते हैं फिर इसके अकॉर्डिंग। अलग अलग वक्र के लिए अलग अलग हो जाएगा, जैसे वहाँ गॉस का प्रमेय में होता था। तो यहाँ पर लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल्स टू एन एक्स आई, यह हम एम्पियर का परिपथी नियम इस प्रकार से इस लूप के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 7 दे देते हैं। क्लियर। चलिए अब हम इक्वेशन 6 एंड 7 पर देखते हैं। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो
तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो b इंटू एक्स इक्वल टू एन एक्स आई। क्लियर? यहाँ पर अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर भूल रही थी। ये होता है ना यहाँ पर आपका जो ये है, ये b डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो एन आई, या n को हटा देंगे तो म्यू ज़ीरो आई, ये होता है। मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था, लिखना भूल गई थी मैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू ज़ीरो एन एक्स आई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, b इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो एन आई। यह क्या है, परिनालिका के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। क्लियर? आप यहाँ लिख लीजिए। इसी को भी ये भी कहा जाता है कि परिनालिका के अंदर या परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और जो सिरों पर अगर निकालते हैं परिनालिका, ये तो था परिनालिका के अंदर, अगर इनके ये सिरों पर अगर निकालते हैं तो इसका जस्ट हाफ हो जाता है। मैं वो भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। हमको अभी जो क्वेश्चन पूछा है परिनालिका के अंदर या परिनालिका के केंद्र पर, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हम मिलेगा। अब मैं आपको बाहर के सिरों पर के लिए क्या होता है वो समझा देती हूँ। यही चीज़ अगर परिनालिका के सिरों पर हम देखें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या हो जाएगी हम देखते हैं। तो वो क्या होगी, b इक्वल्स टू इसी का हाफ हो जाएगा म्यू ज़ीरो एन आई। क्लियर? तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर ये बता सकते हैं। यदि हम कभी परिनालिका के केंद्र अंदर में यदि हम लोहे का क्रोड रख देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इस परिनालिका का उपयोग जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये मैं प्लस पॉइंट आपको ये बता दी, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।